यूपी के औरैया में भीषण सड़क हादसे में 24 मजदूरों की मौत हो गई। 2 गाड़ियों की भिड़ंत के बाद यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि सभी लोग राजस्थान से बिहार और झारखंड जा रहे थे। 24 मजदूरों की मौत हुई है। 35 मजदूर अभी घायल हैं। अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। अभी जो जानकारी मिल रही है, दरअसल सुबह के वक्त 3 से 4 बजे के वक्त यह हादसा हुआ। ऐसा बताया जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी आ गई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। राजस्थान से आ रहे थे, जा रहे थे। किस से एक्सीडेंट हुआ? टक्कर मार दिया गाड़ी में। कौन सी गाड़ी पे थे आप लोग? क्या हुआ? आपकी भी बोरे में। जी, आपकी भी बोरे में। अच्छा। किसने भाई टक्कर? गाड़ी में पीछे से टक्कर मार दी, इसके बाद नीचे में पलट खा गया। उस ट्रक में कितने लोग बैठे हुए थे आप? 40-50 दिल्ली से आए थे जी। वो ढाबे के पास रुक के चाय वाय पी रहे थे। पीछे से एक बड़ा ट्रक जिसमें कि चूने के बोरे लदे हुए थे, राजस्थान साइड से आया, राजस्थान के नंबर है। उसमें कुछ लोग बैठे हुए थे। वो ट्रक पीछे से आके इनसे टकराया था। शायद ड्राइवर को जबकि अपनी कुछ चाहिए होगी, साइड में था, ट्रक से साइड में खड़ा हुआ था, हाईवे साइड में था। उसमें भी टकराने से घटना हुई। तो इसमें जो टोटल हुआ है, इसमें 23 कैजुअलिटी हुई है। 15 को हमने सेपरेट रेफर करा, जिनके ज़्यादा फ्रैक्चर है या और माइनर फ्रैक्चर माइनर उसके 20 लोग यहाँ एडमिट है। हमारे सबके 20 लोग यहाँ एडमिट है और 15 लोग सेपरेट रेफर। 24 लोग तो ब्रॉड डेड आए हैं और 15 लोग रेफर हुए हैं और 22 लोग एडमिट हैं। ये राजस्थान से जा रहे थे, बिहार झारखंड की तरफ जा रहे थे। 15 लोग जो रेफर किए गए वो सफाई में हैं, गंभीर वाले। अजीत हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजीत, ये हादसा कब हुआ और अभी जो घायल हैं उनकी सिचुएशन कैसी है? रात का है और निश्चित तौर पर इसमें जो कैजुअलिटी हुई है उसको लेकर लोग काफी हताहत हुए हैं। 23 लोगों की मौत हुई है। सीएम ने पूरी घटना का संज्ञान लिया। आईजी कानपुर और कमिश्नर कानपुर को घटनास्थल पर भेज दिया गया है, जहां पर वो लोग पहुंच गए हैं और सीएम ने उनसे तत्काल दुर्घटना की रिपोर्ट मांगी और साथ ये भी कहा जो लोग घायल हैं उनका उपचार कराया जाए। लेकिन जो 14 से 15 लोग सैफई मेडिकल कॉलेज में एडमिट हैं, वो उनकी हालत थोड़ा सीरियस है, जबकि जो 20 लोग कम चोट जिनको आई है उनको औरैया के जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। एसएसपी डीएम वहां मौके पर पहुंचे हैं। राहत कार्य जो है वो पूरा कर लिया गया। तो कहीं ना कहीं तो जो सरकार की तरफ से जितनी सुविधाएं दी जा सकती थी वो दी जा रही है और खुद मुख्यमंत्री ने मॉनिटरिंग किया है, वहां के अधिकारियों से बात की है। तो अब ये देखना होगा क्योंकि किस वजह से घटना हुई। सीएम ने खुद रिपोर्ट मांगी और आईजी कानपुर और कमिश्नर कानपुर ज्वाइंट रूप से इस पूरी घटना की रिपोर्ट बनाकर सीएम को सौंपेंगे। फिलहाल ये जो 23 मजदूरों की मौत हुई थी, जो बिहार जा रहे थे, कुशीनगर जा रहे थे, बंगाल जा रहे थे, झारखंड, तो अब उनकी शिनाख्त करके उनके परिजनों को सूचना दी जा रही है और उनके शव को उनके घर भेजने की तैयारी की जा रही है। जी, तो लॉकडाउन के बीच पैदल ही गांव लौट रहे कुछ मजदूरों को पुलिस ने रास्ते में रोक लिया। इन मजदूरों ने बताया कि उन्हें ये कहकर रोका गया कि वो ट्रेन से अपने अपने राज्य लौटें और यही वजह रही कि ये मजदूर सामान के साथ चिलचिलाती धूप में सड़क किनारे बैठ गए और परेशान होते दिखे। हालांकि इनमें ज्यादातर लोग मुंह को मास्क और कपड़े से ढके नजर आए। उन्होंने पैदल जाने को अपनी मजबूरी बताया। पैसा होता तो हम लोग पैदल थोड़ी निकलते। गाड़ी का भी टिकट ऑनलाइन खरीदना पड़ रहा, पैसा लेना पड़ रहा। ट्रेन भी तो है तो पैसा तो नहीं है, पैसा होगा जब भी तो। बोलिए आप क्या करें, हम मजदूर आदमी हैं। कोरोना संदिग्धों की पहचान जल्द से जल्द हो सके, इसके लिए यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अब सर्दी, जुकाम और खांसी की दवा खरीदने पर ग्राहक को अपनी पूरी जानकारी देनी होगी। दवा की दुकान चलाने वाले कारोबारियों को ऐसे लोगों की जानकारी रखनी होगी जो सर्दी, जुकाम, खांसी या बुखार की दवा लेने के लिए उनके पास पहुंचेंगे। दवा बेचने वाले कारोबारियों को ऐसे लोगों का नाम, पता और मोबाइल नंबर चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण बोर्ड को देना होगा। कारोबारियों का रोजाना शाम 5 बजे तक ऐसे लोगों की जानकारी ऑनलाइन उनको अपडेट करनी होगी। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए शराब की होम डिलीवरी शुरू कर दी गई। शराब की दुकानों पर भीड़ की वजह से कोरोना का खतरा और बढ़ रहा था, जिसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कल से ही शराब की होम डिलीवरी शुरू कर दी। पहले ही दिन महाराष्ट्र में 5,434 लोगों ने घरों पर शराब मंगाई। लॉकडाउन में राजस्थान के दौसा में फंसे करीब 300 मजदूरों को अपने गांव लौटने के लिए खुद ही बसें बुक करानी पड़ी। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के रहने वाले ये मजदूर
खेतों में मजदूरी करने के लिए दौसा गए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से काम बंद होने से मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। ऐसे में अपने गांवों को लौटने के लिए मजदूरों ने मजबूरन अपनी जेब से ही बसें बुक करने का फैसला किया। सामान लेकर मजदूर तय जगह पर पहुंचे, जहां उन्हें लेकर बसें रवाना होती नजर आईं। 1.5 महीने से भी ज्यादा वक्त के बाद गांव लौटने का इंतजाम हुआ तो मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना ही भूल गए। जल्द से जल्द गांव पहुंचने की तड़प ने उन्हें बेचैन कर दिया और बसों के पास मजदूरों का जमघट लगा दिखा। मजदूरों ने आरोप लगाया कि उन्हें प्रशासन की तरफ से मदद नहीं मिली। जब राज्य सरकारों की तरफ से बस या ट्रेन की व्यवस्था होने की उम्मीद नहीं दिखी तो मजदूरों ने खुद ही बसें बुक कर ली। गाड़ी का कोई सवाल ही नहीं रहा, कोई 12 तारीख को खुल जाएगा, 13 तारीख को खुल जाएगा, हमारा कोई नाम ही नहीं ले रहा है। हम लोग ऑनलाइन भी कराए और एक बार नहीं 2 बार 3 बार कराए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। बताया गया कि पश्चिम बंगाल के लिए जाने वाली बसें करीब 1.5 लाख रुपए में बुक हुई और उत्तर प्रदेश जाने वाली बसें लगभग 80,000 रुपए में। मजदूरों ने खुद ही पैसे जुटाए और कुछ को तो उधार तक लेना पड़ा। इसके बाद उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जाने के लिए 5 बसें बुक कराई गईं। केंद्रीय अर्धसैनिक बल आईटीबीपी और बीएसएफ के 20 जवानों की अस्पताल से छुट्टी कर दी गई। ये सभी जवान दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के एक अस्पताल में भर्ती थे, जहां ठीक होने के बाद इनकी छुट्टी कर दी गई। अस्पताल से बाहर आने पर जवानों पर फूल बरसाए गए और स्वास्थ्य कर्मियों ने उनके लिए तालियां भी बजाई। इसके बाद एक कार्यक्रम में आईटीबीपी के डीजी एसएस देसवाल ने भी उन्हें गुलाब का फूल देकर उन्हें ठीक होने पर खुशी जताई। इन सभी जवानों को दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी करते हुए कोरोना हो गया था। हमारे से ज़्यादा पेशेंट इस हॉस्पिटल में हैं और उनमें से जो फर्स्ट बैच ऑफ पेशेंट है आपके सामने हैं, 20 जवान हैं, सारे के सारे तंदुरुस्त हो गए, फिट हो। देश के अलग अलग राज्यों में फंसे बिहार के मजदूरों के गांव लौटने का सिलसिला तेज हो गया। कई राज्यों से श्रमिक स्पेशल ट्रेनें मजदूरों को लेकर बिहार के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रही हैं। और ऐसी ही एक ट्रेन करीब 1300 यात्रियों को लेकर केरल के आलपुषा स्टेशन से बेतिया पहुंची। ट्रेन से उतरते ही लोगों के हाथों को सैनिटाइज किया गया। इसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए एक एक कर लोगों के शरीर का तापमान मापा गया। इतना ही नहीं, स्टेशन पर तैनात प्रशासन के लोगों ने इन मजदूरों को खाने पीने का सामान भी दिया। वहीं अहमदाबाद से भी मजदूरों को लेकर एक ट्रेन बांका पहुंची। ट्रेन से उतरने वाले यात्री सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने गांव जाएं, इसके लिए पुलिस और प्रशासन के लोग प्लेटफॉर्म पर नजर आए। खाने पीने का दिक्कत थी, उसके हिसाब से हम लोग आ गए थे। यहाँ आने के बाद कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, अपने गाँव आ गए। कोरोना संकट से निपटने के लिए बनाए गए मंत्रियों के समूह की बैठक के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने देश के हालात को बेहतर बताया। अश्विनी चौबे ने दावा किया कि देश के 600 से ज्यादा जिले अच्छी स्थिति में हैं। 600 से भी ज़्यादा जिले ऐसे हैं जहां हम अच्छी स्थिति में 319-20 हमारा ग्रीन डिस्ट्रिक्ट्स है। हमारे 284 से डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं आज वो ऑरेंज जोन में है और 130 डिस्ट्रिक्ट जो हैं हमारे आज रेड जोन में है। तो हम कह सकते हैं कि देश में 600 से भी ज़्यादा जिले आज सुरक्षित हो गए हैं। कोरोना संकट के बीच अमेरिका के मिशिगन राज्य में लोगों ने गवर्नर के आदेश के खिलाफ प्रदर्शन किया। तेजी से फैल रही कोरोना की बीमारी को रोकने के लिए लोगों को घरों में रहने की सख्त हिदायत दी गई है वहां, जिसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन करने लगे। बारिश के बीच हाथों में छाते पकड़े और रेनकोट पहने लोग नारेबाजी करते दिखे। सभी ने गवर्नर से उस फैसले को वापस लेने की मांग की जिसमें उन्होंने लोगों के घरों से निकलने पर पाबंदी लगा दी थी। कुछ लोगों में तो इतना गुस्सा दिखा कि वो आपस में ही भिड़ गए। प्रदर्शनकारियों ने पोस्टरों के जरिए सरकार तक अपनी परेशानी पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि पाबंदियों की वजह से उनका कारोबार ठप हो गया और उनके सामने अब आर्थिक समस्या खड़ी हो गई। If we have COVID, we stay home. United States of America, where businesses we're losing them. इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने नियमों की भी परवाह नहीं की। सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, ज्यादातर लोग बिना मास्क और दस्तानों के ही नजर आए। पुलिस भी उनके सामने बेबस दिखी। केंद्र सरकार के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के बाद कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कई घोषणाएं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन घोषणाओं के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तारीफ की। उन्होंने इसे कृषि क्षेत्र में सुधार की एक पहल बताया और इसका स्वागत किया। पीएम मोदी ने कहा कि आर्थिक पैकेज से किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी।
हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नाइकू के खात्मे के बाद सुरक्षा बल ने कश्मीर में छिपे मोस्ट वांटेड आतंकियों की एक सूची तैयार की है। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बल ने कश्मीर में सक्रिय 10 आतंकियों की एक सूची बनाई है। इस सूची में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर सैफुल्लाह उर्फ गाजी हैदर का नाम भी शामिल है। रियाज नाइकू की मौत के बाद आतंकी सैफुल्लाह को हिजबुल मुजाहिदीन का नया कमांडर बनाया गया। सैफुल्लाह के अलावा हिजब के 3 और आतंकियों के नाम भी इस सूची में हैं, जबकि जैश ए मोहम्मद के 3 और लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकी सुरक्षा बल के निशाने पर हैं। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक 2.5 साल की बच्ची का वीडियो ट्वीट किया जो कोरोना से जंग जीतकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुई। 2.5 साल की इस बच्ची का ये वीडियो तब बनाया गया जब उसे अस्पताल से छुट्टी दी जा रही थी। इस दौरान बच्ची ने अपने हाथ में गुलाब का फूल पकड़ रखा था और वो बहुत खुश दिखाई पड़ रही थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बच्ची का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि ये वीडियो देखकर दूसरे लोगों को भी कोरोना से जंग में प्रेरणा मिलेगी। Doctors, how do you do? We are here to say thank you. You are great and next to God. Thus we say we love you Lord. हरियाणा से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से मध्य प्रदेश के छतरपुर पहुंचे मजदूरों ने सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी कर दी। इस ट्रेन से करीब 2000 मजदूर छतरपुर स्टेशन पहुंचे, लेकिन रेलवे स्टेशन से इनके गांवों तक पहुंचाने के लिए बसों का इंतजाम नहीं होने से हालात बिगड़ गए। बस के लिए लाइन में खड़े मजदूरों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा और एक दूसरे से चिपक कर खड़े दिखाई दिए। स्टेशन के बाहर ये मजदूर झुंड बनाकर घूमते हुए भी नजर आए। इन मजदूरों ने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। 2 घंटे से वहाँ से लाइन लगे तो पास में काउंटर पास है, अब यहाँ से फिर भगा रहे दोबारा तो वहाँ जाओ। काफी देर तक बस के इंतजार में खड़े कई मजदूर थक कर जमीन पर बैठ गए। इन लोगों ने बताया कि उन्हें स्टेशन से गांव छोड़ने के लिए जरूरत के मुताबिक बसों का इंतजाम नहीं किया गया। यहाँ बसें कुछ है भी नहीं व्यवस्था। हाँ। एक लोग बैठे हैं। कितने घंटे से बैठे? हो गए ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे हो गए। स्टेशन पर बदइंतजामी के लिए अधिकारियों ने अचानक इतने मजदूरों के पहुंचने को वजह बताया। हमारे पास एक्सपेक्टेड से ज्यादा करीबन 2000 श्रमिक यहाँ पर आए हैं, जिसकी व्यवस्था और जिसकी लिस्ट जो है हमारे पास अभी तक नहीं आई थी। इस वजह से थोड़ी सी अव्यवस्थाएं हो गई है। इससे पहले स्टेशन पर ट्रेन पहुंचने के बाद पुलिस वालों ने नियमों का पालन करते हुए सभी यात्रियों को उतारा और प्लेटफॉर्म पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया, लेकिन स्टेशन से बाहर निकलते ही सभी ने नियमों की अनदेखी कर दी। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक सड़क हादसे में एक दंपत्ति की मौत हो गई। हादसे की सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि एक पति और पत्नी सड़क पर बाइक से जा रहे थे, तभी उनके पीछे एक छोटा ट्रक आता दिखा। अचानक उस छोटे ट्रक की रफ्तार तेज हो गई और उसने बाइक पर जा रहे दंपत्ति को कुचल दिया। ट्रक से टक्कर के बाद बाइक सवार पति और पत्नी वहीं सड़क पर गिर गए। बताया गया कि मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के सासाराम में एक मछली कारोबारी के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया। आनन फानन में प्रशासन ने फौरन मछली मंडी को सील कर दिया और पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया। इसके लिए नगर परिषद के कुछ कर्मचारी वहां पहुंचे और एक मशीन की मदद से केमिकल का छिड़काव करते दिखाई दी। कर्मचारियों ने दुकानों के साथ सड़क किनारे खड़े ठेलों और पेड़ों को भी सैनिटाइज किया। ये तो कोरोना का साबित हुआ है। कल इसी के चलते हम लोग दवाई का छिड़काव इधर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जिस इलाके में कोरोना मरीज का घर है उस इलाके को भी सील कर दिया गया और वहां भी दवा का छिड़काव किया गया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में गरीबों को राशन बांटे जाने के दौरान महिलाएं आपस में ही भिड़ गईं। प्रशासन के आदेश के बाद वहां राशन की सरकारी दुकानें खुली और उन पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। यही नहीं, अनाज लेने की होड़ में महिलाएं आपस में ही भिड़ गईं और एक दूसरे से मारपीट करने लगी, जिसके बाद वहां कुछ देर तक खूब हंगामा हुआ। लापरवाही का आलम यह था कि वहां सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात दूर है, कई लोगों ने मास्क तक नहीं लगाया था। हालांकि बाद में पुलिस वहां पहुंची और लाइन बनाकर लोगों को तय दूरी पर बैठाया। पुलिस ने अनाज लेने पहुंचे बुजुर्ग महिलाओं को इसका फायदा भी समझाया। बीमारी अगर हो गई तो मुश्किल से सही हो रहे लोग। हाँ, एक दूसरे को टच मत करो। बुढ़ों पे ज्यादा लागू हो रही है। ठीक है, सबसे ज्यादा बड़े बुजुर्ग परेशान हो रहे हैं। चीन के सिचुआन प्रांत में 6000 से ज्यादा पुरानी कब्रें और मकबरे मिले हैं। इनमें कुछ मकबरे तो करीब 2500 साल पुराने हैं, जिन्हें एक अभियान के दौरान खोजा गया। खुदाई में मिला एक मकबरा करीब 2500 साल पुराना बताया गया। मकबरे का भीतरी हिस्सा करीब 30 मीटर लंबा था, जहां पुरानी कब्रों के अलावा कई मूर्तियां और बर्तन भी मिले। मकबरे के बाहर एक सैनिक की मूर्ति भी मिली।
迟钝的陶俑，这相当于说他墓主人生前。 इसके अलावा वहां खेती के कुछ औजार और हथियार भी मिले। बताया गया कि उस वक्त के लोग खेती के काम में काफी माहिर थे और कई तरह की फसलें भी उगाते थे। 有水田模型啊，有这个囤谷子的这个瓮啊。 वहां मौजूद कुछ लोग मकबरों से मिली चीजों को इकट्ठा करते नजर आए। खुदाई के दौरान मिली इन चीजों को बाद में पुरातत्व विभाग के दफ्तर में भेज दिया गया, जहां उनके बारे में आगे की रिसर्च की जाएगी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में लॉकडाउन के बीच पुलिस वालों ने एक 4 साल की बच्ची का जन्मदिन मनाया। आयरा नाम की इस बच्ची के घर पहुंचे पुलिस वालों ने उसके जन्मदिन पर खिलौने और सैनिटाइजर का गिफ्ट दिया और केक काटकर उसका जन्मदिन मनाया। जन्मदिन मनाने के बाद आयरा ने अपनी गुल्लक में जमा किए 960 रुपए और मास्क का एक पैकेट पुलिस वालों को दिया। कोरोना संकट के समय लोगों की मदद के लिए कई समाज सेवी संस्थाएं सामने आई। गुजरात के सूरत में ऐसी ही एक संस्था ने लोगों को राशन के साथ पैसे भी दिए, जिससे जरूरतमंद लोगों की मदद हो सके। और इसके लिए सभी लोगों को एक कतार में खड़ा कर दिया गया। लाइन में खड़े लोगों को बारी बारी से 500 रुपए के साथ राशन के पैकेट बांटे गए। यही नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए वहां जमीन पर गोल घेरे बनाए गए थे, जिनमें सभी लोग एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाकर खड़े नजर आए। साथ ही वहां मौजूद सभी लोगों ने मास्क या कपड़े से अपने मुंह भी ढके थे। बताया गया कि अब तक 200 लोगों को राशन बांटा जा चुका है। लो चढ़े कोઈને રસોઈ બનાવીને ખાય એના માટે કરી અને આજે 200 થી વધારે કીટ બનાવી છે। लॉकडाउन में लोगों के पास आमदनी का जरिया नहीं होने की वजह से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसलिए इस संस्था ने राशन के साथ पैसे देने का फैसला किया। अमेरिका की कैलिफोर्निया में बकरियों के एक झुंड ने कोरोना की वजह से खाली पड़ी सड़कों पर कब्जा जमा लिया। बताया गया कि इन बकरियों ने अपना बाड़ा तोड़ दिया और मौके पाकर खाली पड़ी सड़कों पर घूमने निकल पड़ी। लॉकडाउन लागू होने की वजह से वहां सड़कें खाली पड़ी थी। ऐसे में ये बकरियां वहां बेरोक टोक घूमती रहीं। कई बकरियां सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधों को खाने लगी। बकरियों के इस बड़े झुंड को देख लोग भी घरों के बाहर निकल कर आए और बकरियों को वहां से भगाना शुरू कर दिया। लॉकडाउन के दौरान कर्नाटक के मंगलुरु में फंसे झारखंड के करीब 1000 मजदूरों ने हंगामा कर दिया। इन मजदूरों ने सरकार पर झारखंड लौटने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन का इंतजाम नहीं करने का आरोप लगाया। और इसी बात से खफा इन मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रहे इन मजदूरों ने बताया कि उन्होंने कई बार सरकार से झारखंड लौटने के लिए ट्रेन का इंतजाम करने की गुजारिश की, मगर आरोप है कि उनकी इस बात को अनसुना कर दिया गया, जिससे मजदूरों का सब्र जवाब दे गया और उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। कर्नाटक सरकार से भी रिक्वेस्ट किया है और फिर झारखंड भी सरकार से रिक्वेस्ट किया था सर, लेकिन हम लोग इधर 3 दिन से है। अब ट्रेन चलवा दीजिए, चाहे बस चलवा दीजिए, चाहे उसका परमिशन करवा दीजिए, हम लोग काम चलेंगे, इधर कोई भी नहीं रहेंगे। प्रदर्शन कर रहे इन मजदूरों ने कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन भी नहीं किया, यानी इन लोगों ने एक दूसरे से जरूरी दूरी नहीं बनाई। इतना ही नहीं, कई मजदूर अपने सामान के साथ जमीन पर बेहद पास पास बैठे दिखाई दिए। हालांकि इनमें ज्यादातर मजदूर अपने मुंह को मास्क और कपड़े से ढके नजर आए। दिल्ली में कोरोना वायरस को हराकर लौटी आरती नाम की एक महिला पुलिसकर्मी का थाने में सम्मान किया गया। आरती शहर के हिंदुराव थाने में कांस्टेबल है और कोरोना वायरस को हराकर वो सीधे अस्पताल से थाने पहुंची, जहां पहले से मौजूद पुलिस वालों ने उसे माला पहनाई और फिर उस पर फूलों की बारिश की। इस दौरान वहां मौजूद सभी पुलिस वाले उसके सम्मान में लगातार तालियां बजाते दिखाई दिए। कोरोना वायरस के बचने के लिए सभी पुलिस वाले सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते भी दिखे। यही नहीं, वहां मौजूद सभी पुलिस वाले मुंह को मास्क और कपड़े की मदद से ढके नजर भी आए। मध्य प्रदेश के मंदसौर में न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद शांता पवार नाम की एक नर्स को डीएम ने 5 दिनों की छुट्टी दे दी। एक कोरोना योद्धा के तौर पर नर्स शांता पवार अपनी 3 साल की बेटी को छोड़कर 50 दिन से लगातार एक स्वास्थ्य केंद्र में काम कर रही थी। और न्यूज 18 ने उनके इसी जज्बे की कहानी अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के मौके पर दिखाई, जिसके बाद जिले के डीएम ने लगातार 50 दिनों से काम कर रही कोरोना योद्धा शांता पवार को 5 दिनों की छुट्टी दे दी। छुट्टी मिलने के बाद शांता अपने घर पहुंची, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो अपनी 3 साल की बेटी को गोद में लेकर प्यार करती दिखाई दी। अपनी मां को इतने दिनों बाद मिलकर उनकी बेटी भी बेहद खुश नजर आई। सबका कहना है, मेरी मम्मा है। इससे पहले न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद कई लोगों ने जिले के डीएम को चिट्ठी और ईमेल लिखकर और सोशल मीडिया के जरिए शांता पवार की तारीफ की।
यही नहीं, लोगों ने उनके लिए डीएम से कुछ दिनों की छुट्टी की भी अपील की ताकि वो अपनी 3 साल की बेटी से मिल सकें। जिसके बाद डीएम ने पहले नर्स शांता पवार का कोरोना योद्धा के तौर पर सम्मान करवाया और फिर उन्हें 5 दिनों के लिए घर जाने की इजाजत दे दी। न्यूज़ 18 ने जो खबर दिखाई थी उसको बड़ी प्रशंसा हुई है। मेरे पर्सनल और प्रोफेशनल मेल पर भी बहुत सारे लोगों ने बधाई भेजी है। अपने बच्चे को ट्रॉली बैग पर ले जाती महिला का वीडियो सामने आने के बाद एनएचआरसी यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पंजाब और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर दिया। एनएचआरसी ने दोनों राज्य सरकारों से 4 हफ्ते में जवाब मांगा। आयोग ने महिला के हालात का जिक्र करते हुए इसे मानवाधिकार का हनन बताया और दोनों राज्य सरकारों से पूछा कि आखिर इस तरह के हालात कैसे बने, क्या इसके लिए किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई की गई। महिला और ट्रॉली बैग पर जा रहे उसके बच्चे की ये तस्वीर तब की है जब वो पंजाब से अपने घर झांसी लौट रहे थे। महिला आगरा में थी, तभी उसकी ये तस्वीर सामने आई, जिससे लेकर एनएचआरसी ने आगरा के डीएम से भी जवाब तलब किया। साथ ही आयोग ने ऐसे हालात में बड़ी संख्या में मजदूरों के एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर चिंता भी जताई। सरकार के भरोसे के बाद भी कई राज्यों से बड़े पैमाने पर मजदूर पैदल ही अपने गांव लौट रहे हैं। हरियाणा के मानेसर से भी कुछ मजदूर परिवार पैदल ही मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के लिए निकले थे और 3 दिन तक चलने के बाद भी वो सिर्फ यमुना एक्सप्रेसवे तक पहुंच पाए। थकान लगने पर सभी लोग सड़क किनारे बैठ गए और उन्होंने छोटे बच्चों को खाना खिलाया। मजदूरों ने बताया कि उनकी रोजी रोटी का जरिया खत्म होने के बाद ही वो पैदल अपने गांव लौटने को मजबूर हुए। किराए से कम में रहते थे, उन्होंने भगा दिया। किसने भगा दिया आपको? जहाँ रहते थे और काम भी नहीं लग रहे थे, पैसे आते नहीं। इन मजदूरों ने बताया कि उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो कितने दिन में अपने गांव पहुंचेंगे। अभी आपको मालूम है आपको और कितना किलोमीटर आगे जाना है? अभी हमको क्या मालूम कितना किलोमीटर जाना है, हमको तो मालूम नहीं है। कुछ देर छांव में बैठने के बाद सभी मजदूर वहां से पैदल आगे के सफर पर रवाना हो गए और इनकी तरह बाकी मजदूर भी यमुना एक्सप्रेसवे से होते हुए अपने गाँव की ओर चल दिए। थोड़ी देर बाद यमुना एक्सप्रेसवे पर कुछ और मजदूर पहुंचे जिन्हें पुलिस ने रोक लिया और छांव में बिठाकर उन्हें पैदल न चलने की हिदायत दी। पुलिस वालों ने काफी देर तक मजदूरों को समझाया और जान जोखिम में डालकर पैदल न चलने की सलाह दी। साथ ही पुलिस ने भरोसा दिया कि यमुना एक्सप्रेसवे से गुजर रहे सभी मजदूरों के लिए बसों की व्यवस्था की जाएगी। ये जहाँ के हैं वहीं पर बस इसके जरिए भेजा जाएगा, इनको जहाँ जाना इनको वहाँ भेजा जाएगा, तो व्यवस्था कर रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे के अलावा NH24 पर भी बड़ी तादाद में पैदल चलते मजदूर नजर आए। इनमें कुछ मजदूरों ने बताया कि वो कई दिन पहले पंजाब से झारखंड जाने के लिए पैदल ही निकल पड़े थे। साथ ही ये भी बताया गया कि उनका खाने पीने का सामान भी खत्म हो चुका है। कंबल हाथ में है, कह रहे हैं कि इसी को बिछाते हैं, इसी पे सो जाते हैं जहाँ जगह मिलती है। खाना रास्ते में मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो पैदल ही चलते हैं। अहमदाबाद में गांव वापसी के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे मजदूरों को अमृत भाई नाम के कांस्टेबल ने फिल्म राजा हिंदुस्तानी का गाना परदेसी परदेसी गाकर विदाई दी। गाना गाने से पहले उन्होंने बसों में बैठे मजदूरों से सब कुछ ठीक होने के बाद अहमदाबाद लौटने की भी अपील की। वहां मजदूरों को सरकारी बसों से रेलवे स्टेशन तक पहुंचाए जाने का इंतजाम किया गया। इसके लिए अमृत भाई नाम के एक कांस्टेबल की भी वहां ड्यूटी लगाई गई, जिन्होंने गाना गाकर मजदूरों को विदाई दी और मजदूरों ने भी तालियां बजाकर उनका साथ दिया। आप जाते हो, हमको बहुत दुख है, फिर इधर वापस आना है। परदेसी परदेसी जाना नहीं, हमें छोड़ के। बिहार के बोधगया में होटल, गेस्ट हाउस और बौद्ध मठों को पेइंग क्वारंटीन सेंटर में बदल दिया। इन क्वारंटीन सेंटरों में विदेश से वापस लौटने वाले बिहार के लोगों को रखा जाएगा, जिन्हें इन क्वारंटीन सेंटर में ठहरने और खाने पीने का खर्च खुद चुकाना होगा। बिहार के लोगों को वंदे भारत अभियान के तहत वापस लाने के लिए बोधगया इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ साथ होटल, गेस्ट हाउस और बौद्ध धर्मशालाओं में तैयारी भी पूरी कर ली गई। इस सेंटर में विभिन्न देशों में, दूसरे देशों में फंसे बिहारी रहेंगे, जो यहाँ 21 दिन तक रहेंगे क्वारंटाइन में। बताया गया कि बिहार के करीब 8000 लोग लॉकडाउन की वजह से विदेशों में फंस गए, जिन्हें वंदे भारत अभियान के दूसरे चरण में वापस लाए जाने की तैयारी है। करीब करीब पर्याप्त रूम हो चुका है, होटल और सब मिलाकर के, और उसमें जो व्यवस्था है रुकने का, तो रुकने वाले जो होंगे वो स्वयं पेमेंट करेंगे। वहीं होटलों को पेड क्वारंटीन सेंटर बनाए जाने से बोधगया के होटल कारोबारी खुश दिखे। प्रशासन का एक अच्छा पहल है। इसमें जो है कि हमारे जो बैठे हुए जो हमारे लोग हैं, हमारे वर्कर्स हैं,
उनको एक तरह से रोजगार भी मिलेगा। हालांकि इसकी वजह से होटलों और गेस्ट हाउस में काम करने वालों की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई गई। हमारा रिसेप्शन पे लोग रहेंगे, मैनेजर रहेगा, कुक रहेगा, वेटर जाएगा, उसको अगर सर्व करना है खाना, ये सबको सुरक्षा चाहिए। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर मजदूरों को राशन नहीं देने का आरोप लगाया। मनोज तिवारी ने दावा किया कि साजिश के तहत मजदूरों को दिल्ली से भागने को मजबूर किया जा रहा है। राशन दिया केंद्र ने, पहुंचाना था स्टेट को, दिल्ली सरकार को, और लोग सड़कों पे निकल गए छोटे छोटे बच्चों को लेकर, हम प्यासे हैं, भूखे हैं, राशन नहीं है, खाना नहीं है। तो फिर इसके पीछे की कहानी को तो समझना ही पड़ेगा। आज भी हमने पूछा था आप किचन कहाँ चला रहे हैं बताइए, अभी तक हम लोगों को 500 किचन का कोई एड्रेस नहीं मिला। बीजेपी के आरोपों का आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह ने जवाब दिया। संजय सिंह ने कोरोना संकट के वक्त ऐसी बयानबाजी और निंदा की बीजेपी के शासन वाले राज्यों की हालत बदतर बता दिया। साथ ही साथ राजनीति करने का वक्त नहीं है, लेकिन आप देखिए कि गुजरात के एक एक जिले में हिंसा की स्थिति पैदा हो गई है। मजदूर सड़कों पे उतरकर हिंसक हो गए हैं, इतना उनको सताया जा रहा है, इतना उनको पीड़ित किया जा रहा है। उनको न घर जाने दिया जा रहा है, उनसे रेलवे टिकट के नाम पे भाजपा के नेता पैसा वसूलते हैं। जब वो पैसा मांगने जाते हैं तो उनको पीट कर लहूलुहान कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा और बहराइच जिले में लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर तेंदुए और दूसरे जंगली जानवर देखे गए, जिसके बाद वहां दहशत का माहौल बन गया। अमरोहा जिले में तो एक दिन पहले तेंदुआ एक गांव में घुस आया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने उसे पकड़ने की कोशिश की। एक दिन पहले की इस घटना के कुछ वीडियो भी सामने आए। इनमें एक वीडियो में लोग जान बचाने के लिए भागते हुए दिखाई दिए। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम को खूब पसीना बहाना पड़ा। जब तेंदुए को पकड़ लिया गया तो वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। पकड़ में आ चुके तेंदुए ने जब फिर से हमले की कोशिश की तो उसके मुंह में डंडा फंसा दिया गया। गला लग जाएगा, इसका गला लग जाएगा। वन विभाग की टीम ने गांव के लोगों की मदद से तेंदुए को एक जाल में लपेट लिया। उसके पैरों को भी बांध दिया गया। हालांकि उसे वहां से ले जाते वक्त जाल पीछे से खुल गया, जिसकी वजह से सभी लोग घबरा गए। काफी कोशिश के बाद किसी तरह इलाके में तेंदुए की दहशत खत्म हुई। तेंदुए को पकड़कर वन विभाग की टीम वहां से ले गई। अमरोहा की तरह उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भी लॉकडाउन के दौरान सड़क पर तेंदुए और सेही नाम के एक जंगली जानवर को देखा गया। तेंदुए ने उस पर हमले की भी कोशिश की, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में तेंदुए को सड़क पर देखा गया। उसने अंधेरे में कांटों जैसे बाल वाले जंगली जानवर सेही को देखा तो वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। शिकार के मूड में सामने देखिए वो स्याही है। सेही को अपनी तरफ आते हुए देख तेंदुआ सड़क पर बैठ गया। तेंदुए ने जब उसे शिकार बनाने की कोशिश की तो सेही ने पलटवार कर दिया। इसके बाद तेंदुआ पीछे जाता हुआ नजर आया। रिहायशी इलाके से कुछ दूर पर ही तेंदुए और सेही को देर रात सड़क पर देखा गया। इस घटना का वीडियो वहां बनाए गए क्वारंटीन सेंटर से लौट रहे 2 डॉक्टरों ने बनाया। उत्तर प्रदेश के बरेली में चीनी मिल के बाहर किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने चीनी मिल पर गन्नों की तौलने में गड़बड़ी का आरोप लगाया और इस बात से गुस्साए किसानों ने वहां हंगामा शुरू कर दिया। किसानों के इस प्रदर्शन से वहां 1 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। गन्नों से भरी कई ट्रॉलियां सड़क पर खड़ी दिखाई दी। चीनी मिल कर्मचारियों और किसानों के बीच नोकझोंक भी होती नजर आई। हंगामे की सूचना मिलने पर वहां पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत करवाया और चीनी मिल के अधिकारियों से बात की। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों और मजदूरों के लिए मुफ्त खाने के दावों के बावजूद मजदूरों का पैदल ही अपने गांव के लिए निकलना बंद नहीं हुआ है। दिल्ली के आसपास की कई अहम सड़कों पर मजदूरों की भीड़ पैदल चलती हुई दिखी, जो किसी भी सूरत में अपने गांव पहुंचना चाहते हैं। दिल्ली और गाजियाबाद के बॉर्डर के पास जब हमारी टीम पहुंची तो एक ट्रक पुलिस की बैरिकेडिंग के पास आकर रुका। ट्रक के रुकते ही कंधों पर भारी बैग लिए मजदूरों की भीड़ दौड़ पड़ी। ट्रक के पीछे रस्सियां बांधी गई थी, इसलिए चढ़ना आसान नहीं था, लेकिन मजदूर रस्सियों के बीच की जगहों से ट्रक में घुसते दिखे। भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का नियम किसी को याद नहीं रहा। एक आदमी अपने छोटे बच्चे को भी भीड़ के साथ ट्रक में चढ़ाता दिखा, तो एक महिला भी भीड़ के साथ ट्रक में चढ़ गई। इनका ये कहना है कि कितने किलोमीटर तक पैदल चलेंगे। ऐसे में रास्ते में अगर कोई मदद मिल जाती है, उसी मदद के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दिल्ली के सराय काले खां के पास रात के वक्त कुछ कंटेनरों के वीडियो भी सामने आए। कंटेनर में सामान की बजाय सैकड़ों मजदूर बैठे दिखे। जैसे कंटेनरों में सामान को ठूस ठूस कर भरा जाता है, मजदूरों की भीड़ भी ऐसी ही दिखी। दरवाजा बंद होने के बाद कोई अंदाजा भी न लगा पाए कि कंटेनर के अंदर सामान नहीं बल्कि मजदूरों की भीड़ है। हालांकि दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले DND फ्लाईवे से ये कंटेनर लौटा दिए गए।
लेकिन दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के तमाम बड़े शहरों में काम करने वाले मजदूर अब गांवों के लिए निकल पड़े हैं। हर शहर में मजदूरों ने सरकारी इंतजामों को नाकाफी बताया और इसीलिए उन्होंने शहर छोड़कर अपने गांवों के लिए निकलना मजबूरी बताया। जयपुर की सड़कों पर भी कई लोग बिहार जाने के लिए निकल पड़े। ऐसे कई लोग एक ट्रक में सवार हुए जिसने उन्हें राजस्थान और यूपी के बॉर्डर तक छोड़ने का वादा किया। ये बिहार नहीं ले जाएगा, ये कहाँ छोड़ेगा? ये छोड़ेगा यहाँ अपने यूपी बॉर्डर पे। वहाँ से? हाँ जी, वहाँ से फिर पैदल जाएंगे, कहीं से और व्यवस्था करें, क्या करें बताइए। ट्रक में सवार हुए तमाम लोग बिहार के रहने वाले थे। रोज मजदूरी कर अपना पेट भरने वाले लोगों के पास न अब काम बचा है और न खाने का साधन। लोगों ने सरकार पर बदइंतजामी का आरोप लगाया। क्या करें हम लोग, हर जगह लगा के थक गए। गाड़ी दे, कुछ भी दे, साधन दे, कुछ भी दे, कुछ नहीं दे रहे हमारे। रूम रेंट जो है मालिक माफ नहीं कर रहा है। खाने के लिए 2 महीने इंतजार कर लिया अपन ने, क्या करें, कोई उपाय तो नहीं है कहीं जाने आने का। मजदूरों की ऐसी ही भीड़ वाले ट्रक जयपुर आगरा हाईवे पर थोड़ी थोड़ी देर में दिखते रहे। तस्वीरें केवल इसी जगह की नहीं, जयपुर आगरा रोड पर जगह जगह इसी तरीके के ट्रकों के अंदर लोग बैठकर अपने घरों की ओर जा रहे हैं। हालांकि कुछ जगहों पर मजदूरों के इस हाल की वजह राज्य सरकारों की बड़ी लापरवाही भी बन रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कुछ ऐसे मजदूर पहुंचे जिन्हें बिहार पहुंचना था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने बसें चलाकर इन्हें महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर तक छोड़ दिया। बसों से उतरने के बाद ये काफी दूर पैदल चले, फिर किसी ट्रक ने उन्हें राजधानी रायपुर तक पहुंचा दिया। न इनके पास पैसा है, न खाने पीने का सामान, न गांव पहुंचने का कोई साधन। जेब में पैसे नहीं है, नहीं खाने के लिए है। अब यहाँ से हम लोग सोच रहे कैसे हम लोग अपना घर जाएंगे। छत्तीसगढ़ का जो सरकार है उनसे हम निवेदन करते हैं कि हम लोग को मदद करिए। रायपुर में भी सड़कों से गुजरने वाले ट्रकों पर बड़ी संख्या में मजदूर चढ़ते दिखे। बड़े बड़े ट्रकों में बच्चे और महिलाएं भी चढ़ते दिखे। ये वो लोग थे जो अपने गांव तक पहुंचने के लिए बिना किसी मदद, साधन या सहारे के ही निकल पड़े हैं। माना जा रहा है कि हर राज्य सरकार ऐसे मजदूरों को अपने राज्य से बाहर भेजना चाहती है। ये मालवाहक ट्रक है और इन मालवाहक ट्रकों में मजदूरों को भेजकर छत्तीसगढ़ से दूसरे प्रदेशों तक भेजा जा रहा है। महाराष्ट्र में तो मजदूरों को उनके गांव तक पहुंचाने के लिए ही कुछ लोग ट्रक चला रहे हैं, जिसके लिए ट्रक वाले लोगों से मुंह मांगी कीमत वसूलते दिखे। पश्चिम बंगाल के कुछ मजदूर कोलकाता पहुंचने के लिए ट्रक में सवार होते दिखे। मजदूरों ने दावा किया कि ट्रक में सवार होने वाले हर शख्स से 4,500 रुपए किराया वसूला जाएगा। 4,500 एक आदमी का लेता है, 4,500 का 4,500 लेता है। कुछ नहीं है, इतना गाँव जाने के लिए पैसा भी नहीं है। ट्रकों में इंसानों को भेड़ बकरियों की तरह भरा जाता है। न कोई आरामदायक सीट, न कोई सोशल डिस्टेंसिंग, न कमर सीधी करने की जगह और न ही कोई और सुविधा। लेकिन मुसीबत में फंसे मजदूर इसके लिए भी राजी हैं। खाने पीने को इन्हें नहीं मिल रहा है, लेकिन सरकार ये दावा कर रही है लगातार कि हम करीब 10 लाख लोगों को जो है खाने के लिए मुहैया करा रहे हैं। लेकिन तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर मुंबई में आपको और उसके आसपास के इलाकों में लगातार मिल जाएगी। कोरोना के मरीजों के मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। अकेले मुंबई में 16,000 से ज्यादा कोरोना मरीज मिल चुके हैं। कोई दूसरा शहर छोड़िए, किसी राज्य में भी कोरोना मरीजों का आंकड़ा अब तक इसके करीब नहीं पहुंचा है। राजस्थान के जोधपुर में कोरोना वायरस से पीड़ित 42 बीएसएफ के जवानों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। ये सभी बीएसएफ के जवान दिल्ली में तैनात थे। घर लौटने पर ये सभी कोरोना से पीड़ित पाए गए, जिसके बाद इन सभी को जोधपुर एम्स में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद ये सभी 42 जवान ठीक हो गए और उनको अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अस्पताल से छुट्टी मिलने की खुशी में इन जवानों ने जमकर डांस भी किया। जवानों के साथ उनके इलाज में जुटे डॉक्टर और नर्स भी झूमते हुए दिखाई दिए। चीन के वुहान में 10 दिन के अंदर तैयार किए गए एक अस्पताल की ही तरह मुंबई में भी कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 1000 बिस्तरों वाला एक अस्पताल तैयार किया जा रहा है, जिसका काम लगभग पूरा हो चुका है। इस अस्पताल को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बनाया गया है, जहां उन मरीजों को रखा जाएगा जिनमें कोरोना के लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में मुंबई में कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए इस अस्पताल को तैयार करने का काम तेज कर दिया गया। वहां कुछ मजदूर अपने अपने काम में व्यस्त नजर आए। कोई प्लास्टिक को जोड़कर रैक तैयार करता दिखा, तो कोई मजदूर अस्पताल में बनाए गए सभी वार्ड के बाहर कागज पर उनके नंबर लिखकर चिपकाता नजर आया। MMRDA की तरफ से 1000 बेड का एक टेम्पररी अस्पताल बनाया जा रहा है और आपको बताना चाहेंगे कि 3 तारीख से इसकी शुरुआत हुई थी और ये काम 80% पूरा हो चुका है। अस्पताल में मरीजों के लिए लगाए जाने वाले कई बिस्तर वहां रखे दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि इस अस्पताल का उद्घाटन शनिवार को हो सकता है। ऐसे में वहां काम कर रहे मजदूर तेजी से अपने काम को निपटाने में जुटे दिखे। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वहां पहुंचे। उन्होंने अस्पताल का मुआयना करने के दौरान वहां मौजूद अधिकारियों से बातचीत की और उन्हें निर्देश भी दिए।
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में कुछ लोगों के बीच हुई मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। बताया गया कि पुरानी रंजिश की वजह से इन दोनों गुटों के बीच विवाद बढ़ गया और हाथों में लाठी डंडे लेकर पहुंचे लोगों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। इस मारपीट में कई महिलाएं भी शामिल रहीं और दोनों तरफ के लोग काफी देर तक एक दूसरे पर ऐसे ही हमला करते रहे। इस मारपीट की वजह से दोनों पक्षों के 6 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। 30, 40, 50 लोग एकजुट होकर मेरे घर पे धावा बोल दिए और मेरे घर पे ईंटा पथराव किए। मेरे घर के जितने लोग मिले उसको जो वो लोग मारे पीटे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन अस्पतालों में पीपीई किट के इस्तेमाल के लिए दिशा निर्देश जारी किए जहां कोरोना मरीजों का इलाज नहीं हो रहा है। सरकार के निर्देश के मुताबिक इन अस्पतालों में पीपीई किट के इस्तेमाल के लिए कम, मध्यम और ज्यादा खतरे वाले विभागों की 3 कैटेगरी बनाई गई और निर्देश दिया गया कि ज्यादा जोखिम वाले विभागों में पूरी पीपीई किट का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि मध्यम खतरे वाले विभागों में N95 मास्क, चश्मा और दस्ताने पहनने की सलाह दी गई और सबसे कम खतरे वाले विभागों में केवल ट्रिपल लेयर मास्क और दस्ताने पहनना जरूरी होगा। साथ ही इन अस्पतालों में सैनिटाइजर के इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत भी दी गई। मुंबई में बीएमसी की इमारत में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। वहां बीएमसी मुख्यालय में काम करने वाले 13 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बीएमसी कमिश्नर ने इसके बाद वहां होने वाली बैठकों को रद्द करने की मांग की। बीएमसी के मुख्यालय में बने आपातकालीन विभाग में काम करने वाले 5 ऑपरेटर, 1 क्लर्क समेत कुल 13 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना से जूझ रहा इटली अब बाढ़ की दोहरी मार झेलने को मजबूर है। मिलान में हुई भारी बारिश के बाद वहां बहने वाली नदी उफान पर आ गई और उसका पानी किनारे तोड़ते हुए शहर के अंदर घुस गया। मिलान के ज्यादातर इलाके पानी में डूब गए। नदी का पानी सड़कों पर भी बहता नजर आया। घुटनों तक पानी भरने की वजह से वहां गाड़ियों के पहिए भी पानी में डूब गए। बाढ़ की वजह से एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां भी फंस गईं। कई जगहों पर तो गाड़ियां पानी के बीच से ही गुजरती दिखी। कोरोना से जूझ रहे इटली में हालात पहले से बेहतर जरूर हुए हैं, लेकिन अब वहां भारी बारिश और बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। गुजरात के नवसारी में एक बड़ी नाव पर 100 से ज्यादा मछुआरे 3 दिनों में फंसे हैं 3 दिनों से। और ये बताया जा रहा है कि नवसारी के रहने वाले ये सभी लोग मछली मारने ओखा गए थे, लेकिन जब वापस लौटे तो उन्हें लोगों ने गांव में घुसने नहीं दिया, जिसके बाद सभी मछुआरे नाव पर ही रहने को मजबूर हो गए। पिछले 3 दिनों से नाव पर फंसे इन लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने अभी तक उनकी सुध नहीं ली। यही नहीं, नाव पर रहने की वजह से मछुआरों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग की भी कमी दिखाई दी। लॉकडाउन के बीच समंदर में भारत की ताकत को बढ़ाने के लिए एक नए जहाज और 2 इंटरसेप्टर नावों को कोस्ट गार्ड के सुपुर्द किए गए। इनकी तैनाती के लिए हुए कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए और दिल्ली में बैठे हुए ही सरहद पर इनकी तैनाती को हरी झंडी दे दी, जबकि कार्यक्रम दक्षिण गोवा की समुद्री सीमा पर चलता रहा। सचेत नाम के जहाज पर ही कार्यक्रम रखा गया। समुद्री सीमा की रक्षा करने वाले कोस्ट गार्ड की रक्षा मंत्री ने जमकर तारीफ की। दुनिया के चौथे सबसे बड़े कोस्ट गार्ड के रूप में इंडियन कोस्ट गार्ड ने खुद को एक रिलायबल फोर्स के रूप में स्थापित किया है। सचेत के साथ 2 छोटे शिप भी समुद्र में तैनात किए गए हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नायक इस दौरान शिप पर मौजूद रहे। कोरोना संकट के कारण सभी मेहमानों के हाथ सैनिटाइज कराने के बाद ही उन्हें जहाज पर आने दिया गया। जो शिप और नावें, ये इंटरसेप्टर बोट समुद्री सीमा पर तैनात की गई, वो पूरी तरह से भारत में बनाई। इनमें सबसे अहम सचेत जहाज है। सचेत जहाज को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। 105 मीटर लंबे सचेत का वजन 2300 टन से ज्यादा है। इस जहाज में नेविगेशन, कम्युनिकेशन और सेंसर की सबसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए दावा किया जा रहा है कि किसी भी तरह की निगरानी और बेहद मुश्किल सर्च ऑपरेशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके अलावा जो 2 इंटरसेप्टर बोट तैनात की गई हैं, वो गुजरात के L&T शिपयार्ड में बनाई गई। दोनों ही बोट में नेविगेशन, कम्युनिकेशन और सेंसर की आधुनिक तकनीक है। इनमें कुछ ऐसे उपकरण लगाए गए हैं जिनका इस्तेमाल समुद्र में प्रदूषण के खिलाफ ऑपरेशन में अहम साबित होगा। यूपी के औरैया में एक महिला की मौत के बाद कोरोना के डर से पुलिस वालों ने उसके शव को हाथ नहीं लगाया। बताया जा रहा है कि दिल्ली से लौटी महिला की मौत बुखार की वजह से हुई थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कोरोना के डर से महिला के पति से ही उसके शव को सील करवाया। तस्वीरों में साफ दिखा कि पोस्टमार्टम के लिए शव लेने आई पुलिस खड़ी रही और महिला के पति ने ही शव को कपड़े में बांधा। पुलिस को महिला की मौत कोरोना से होने का शक है। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने दलील दी कि महिला का पति उसके साथ ही था, इसलिए उसकी मदद ली गई।
पत्नी अर्धांगिनी होती है, फिर भी साथ रहा है, साथ हर काम किया है, तो अगर सहयोग कर दिया है तो इसमें कोई वो नहीं है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में सांसदों की ऑनलाइन बैठक हुई। अर्जेंटीना में कोरोना की वजह से लागू लॉकडाउन में थोड़ी छूट जरूर दी गई है, लेकिन राजधानी ब्यूनस आयर्स में अब भी पाबंदियां सख्ती से लागू हैं। जिसके बाद वहां की संसद में ऑनलाइन बैठक हुई। इस बैठक में संसद के सभी सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। संसद के ऊपरी सदन सेनेट में लगाई गई एक बड़ी स्क्रीन पर सभी सदस्यों को बैठक करते देखा गया। पहली बार हुई इस ऑनलाइन बैठक की अध्यक्षता वहां के उपराष्ट्रपति और हेड ऑफ द सेनेट यानी सेनेट के सभापति ने की। बैठक में शामिल सदस्यों ने एक एक कर अपने क्षेत्र की समस्याएं रखी और कोरोना संकट के बीच सरकार से मदद की मांग की। इस बैठक में कई बड़े अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया, जो सेनेट के सदस्यों की ओर से बताई जा रही समस्याओं को नोट करते दिखे। कोरोना की कहर के बीच फिलीपींस में तूफान ने भी भारी तबाही मचाई। वहां एक शहर में तूफान की वजह से लोगों की जान चली गई। 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने वहां बने सैकड़ों आइसोलेशन सेंटर को नुकसान पहुंचाया। साथ ही तूफान की वजह से चावल और दूसरी फसलों को बड़ा नुकसान हुआ। तूफान के आने से पहले ही लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया था, लेकिन कोरोना की महामारी की वजह से ये काम धीमी गति से हुआ। हालांकि 15 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में कामयाबी मिली, जिससे तूफान की वजह से और ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। पंजाब के भवानीगढ़ की एक धागा फैक्ट्री में काम करने वाले कई मजदूरों ने फैक्ट्री मालिक पर बकाया पैसा नहीं चुकाने समेत कई गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया, मगर इस प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी हो गई और ये लोग एक दूसरे के बेहद करीब खड़े नजर आए, जबकि कई मजदूर प्रदर्शन के दौरान जमीन पर पास पास बैठे दिखे। इतना ही नहीं, प्रदर्शन करने वाले इन मजदूरों में कई अपने मुंह को मास्क या फिर कपड़े से भी ढके नहीं दिखे। तेज धूप में नाराज मजदूर काफी देर तक अपनी मांगों को लेकर यूं ही प्रदर्शन करते रहे। हमारी कंपनी का एक फिक्स टाइम होता था कि चलिए 28, 29, 30, 1 तक में हमारी ओवर टाइम आ जाती थी। जो हमारे काम किए गए थे कंपनी में, वो ओवर टाइम अब तक किसी भी भाई का नहीं आया है। हालांकि मामला बढ़ता देख फैक्ट्री के अधिकारियों ने फौरन मजदूरों को उनका बकाया पैसा चुकाने का भरोसा दिया। वो मार्केट ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਫਲੋ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੁਣ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਰਚ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ नहीं है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने आर्थिक पैकेज के ऐलान के बाद पिछले 3 दिनों से रोजाना हो रहे वित्त मंत्री सीतारमण की घोषणाओं की तुलना टीवी पर आने वाले धारावाहिक से करती। जब माननीय प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की जब घोषणा की तो बहुत उम्मीदें थी कि सीधा सीधा वो क्या क्या दे रहे हैं किस किस वर्ग के लिए वो तुरंत पता चल जाएगा। लेकिन 3 दिन से निर्मला जी और अनुराग जी का धारावाहिक चल रहा है, तो उसमें रोज़ एक एक वर्ग के बारे में एक घंटा हिंदी अंग्रेजी में दोनों समझा रहे हैं, लेकिन पल्ले किसी को नहीं पड़ रहा है। तो ये मैं तो समझता हूँ ये जब धारावाहिक पूरा समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद ही कुछ प्रतिक्रिया देना उचित होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। कोरोना वायरस से जूझ रहे इजरायल में नए गठबंधन का विरोध लगातार जारी है। चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिलने के बाद वहां मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और विपक्षी पार्टी के नेता बेनी गैंट्स ने गठबंधन कर सरकार बनाने का फैसला किया, जिससे नाराज लोग एक बार फिर वहां की संसद का घेराव करने पहुंच गए। उन्होंने संसद के सामने खड़े होकर काले झंडे दिखाए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहां मौजूद पुलिस ने लोगों से हटने को कहा, लेकिन गुस्साए लोगों पर उनकी अपील का कोई असर नहीं हुआ। एक महिला ने शव की तरह सड़क पर लेटकर विरोध जताया। लोगों ने भ्रष्टाचार के मामलों का सामना कर रहे बेंजामिन नेतन्याहू के सत्ता में फिर लौटने का विरोध किया। लोगों के विरोध के बीच वहां नई सरकार का शपथ समारोह भी टाल दिया गया। अब बेंजामिन नेतन्याहू और बेनी गैंट्स की नई सरकार रविवार को शपथ लेगी। पश्चिम बंगाल के हुबली में हुई हिंसा के मामले में बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने हुबली के पुलिस स्टेशन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि हुबली के पुलिस कमिश्नर हुमायूं कहेर जहां भी जाते हैं वहीं हिंसा होती है। अर्जुन सिंह ने हुबली में हुई हिंसा के पीछे ममता सरकार के होने का दावा किया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि हिंसा के बाद सिर्फ एक समुदाय के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। में टोटल सरकार फेलियर है। हुमायूं कबीर वहाँ का सीपी है और पिछले रिकॉर्ड उसका देखिए कि वो जहाँ जहाँ रहा है वहाँ दंगा हुआ है, क्योंकि सरकार तुष्टीकरण की नीति करती है। अगर जो दंगाई
अगर क्रिमिनल वहाँ अरेस्ट होते तो ये दंगा नहीं होता। पूरी सरकार स्पॉन्सर्ड दंगा है तेलनीपड़ा का, और कोरोना से मुंह घुमाने के लिए, लोगों का भरमाने के लिए ये दंगा कराया गया। बिहार में छपरा के क्वारंटीन सेंटर में ठहराए गए मजदूरों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। नाराज मजदूरों ने सरकार पर बदइंतजामी का आरोप लगाया और क्वारंटीन सेंटर के बाहर मजदूर हाथों में पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। साथ ही उन्होंने सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान मजदूरों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क भी लगाए रखा। क्वारंटीन सेंटर में खाने पीने और बिजली की ठीक व्यवस्था न होने की वजह से मजदूर बेहद नाराज दिखे। कोई व्यवस्था नहीं है, हम लोग भूखे मर रहे हैं। घर पर से कोई खाना नहीं लाते हैं कि हम लोग का बीमारी हो जाएगा। दूसरे राज्यों से लंबी दूरी तय कर आए मजदूरों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया और बताया कि उन्हें क्वारंटीन सेंटर में ठहरा तो दिया गया, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गईं। सारी व्यवस्था सरकार किए हुए है, लेकिन प्रशासन यहाँ कोई ध्यान नहीं दिया। न डॉक्टर आता है, न कोई देखने के लिए आता है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में दुकानों को बंद कराने गए सुरक्षा बल के जवानों से कुछ लोग भिड़ गए और उन पर पथराव कर दिया। कोरोना वायरस की वजह से इलाके की सभी दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग जबरन अपनी अपनी दुकानें खोलकर बैठ गए। और जब सुरक्षा बल के जवान दुकानों को बंद कराने वहां पहुंचे तो कुछ लोग उनसे भिड़ गए। यही नहीं, थोड़ी देर बाद लोगों की भीड़ ने जवानों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। भीड़ में शामिल कई लोग कपड़े से मुंह को ढककर जवानों पर ताबड़तोड़ पत्थर फेंकते दिखाई दिए। सुरक्षा बल की गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। पहले तो पत्थरबाजी कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन जब हालात बिगड़े तो सुरक्षा बल के जवानों ने मोर्चा संभाला और पत्थरबाजी कर रही भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के कई गोले छोड़े। आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद वहां धुएं का गुबार छा गया। पत्थर फेंक रहे कई लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। इसके बाद सुरक्षा बल के कई जवान एक साथ भीड़ की तरफ आगे बढ़ते नजर आए, जिसे देखकर पत्थर फेंक रही लोगों की भीड़ वहां से भाग गई। गृह मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों को लेकर राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखी है और अपनी चिट्ठी में गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को कई निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक राज्य सरकारों को पैदल जा रहे प्रवासी मजदूरों को तुरंत रोकने की व्यवस्था करनी चाहिए और उनके रहने खाने का इंतजाम भी करना चाहिए। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वो मजदूरों को घर जाने के लिए ट्रेनों और बसों का इंतजाम भी करें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस दावे के बावजूद कि राज्य से किसी भी मजदूर को पैदल गांव लौटने नहीं दिया जाएगा, हालात में कोई फर्क नहीं दिखा। मजदूरों का आरोप है कि प्रशासन ने उन्हें गांव भेजने के कोई इंतजाम नहीं किए। बीते कुछ दिनों की मजदूरों का पैदल गांव लौटना जारी है और राजधानी जयपुर से ही बड़ी तादाद में मजदूर पैदल अपने गांव लौटते दिखे। मजदूरों का आज भी पैदल चलना जारी है। जयपुर के जवाहर सर्किल पर है, तस्वीरें आप देखिए कि मजदूरों के जत्थे पैदल आ रहे हैं। हालांकि मजदूरोों के पैदल लौटने पर मुख्यमंत्री ने कलेक्टर और एसडीएम को जिम्मेदार ठहराने का ऐलान किया था, लेकिन बताया गया कि उन्हें पैदल जाने से रोकने की कोशिश किसी ने नहीं की। ठेकेदार लोग तो चले गए, भाई नहीं खाने पीने को, तो क्या करेंगे? 200-400 बचा, वही भाड़ा किराया लगा के निकल जाएंगे। चूंकि हर किसी को सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करनी है, इसलिए जहां पेड़ों की छांव दिखती, लोग उधर से ही रास्ता बनाकर चलते दिखे। इन जत्थों में महिलाएं भी नजर आईं। चूंकि बीते दिनों सड़क हादसों में मजदूरों की मौत की खबरें आईं, इसलिए घर लौटने वाले तेज रफ्तार गाड़ियों से बचने के लिए सड़कों के किनारे और फुटपाथ पर चलते दिखे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पीएम मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताते हुए भारत को वेंटिलेटर देने का ऐलान किया। यही नहीं, ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका और भारत मिलकर कोरोना की वैक्सीन बनाने पर काम कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका मिलकर कोरोना को हरा देंगे। India has been so great, and as you know, your Prime Minister has been a very good friend of mine. I just got back a short while ago from India recently, and we're working very much with India too, and we have a tremendous Indian population in the United States, and many of the people that you're talking about are working on the vaccine too. Great scientists and researchers. Yeah, we're working very closely also with India. पटना के क्वारंटीन सेंटर में बदइंतजामी का आरोप लगाकर वहां रह रहे लोगों ने जमकर हंगामा कर दिया। दूसरे राज्यों से बिहार पहुंचे लोगों को 14 दिन के लिए वहां क्वारंटीन किया गया है, लेकिन क्वारंटीन सेंटर में ठहराए गए लोगों ने बदइंतजामी का आरोप लगाया और क्वारंटीन सेंटर की खिड़कियों को पत्थरों से निशाना बनाते हुए जमकर तोड़फोड़ की। कई लोग तो छतों पर चढ़ गए
और गेट के बाहर तैनात पुलिस वालों से कोरोना की जांच करवाने की मांग कर दी। सर इतना ही नहीं, कुछ लोग एक जगह इकट्ठा हो गए और उन्होंने खाने पीने की समस्या का आरोप लगाते हुए क्वारंटीन सेंटर से जाने देने की अपील की। छोड़िए, खाना पीना में बहुत लेट होता है, परेशानी उठा रहा है, आपको नहीं क्षमता है तो छोड़िए 2 दिन में। उधर उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के 12 घंटे काम करने वाला आदेश वापस ले लिया। यूपी सरकार के इस आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका डाली गई थी, जिस पर कोर्ट ने नोटिस भेजा था। कोर्ट के नोटिस के बाद यूपी सरकार ने यह आदेश वापस ले लिया, यानी यूपी में अब श्रमिकों को पहले की ही तरह 8 घंटे काम करना होगा। यूपी सरकार ने 8 मई को राज्य के श्रम विभाग की ओर से जारी आदेश में श्रमिकों के काम करने के समय को बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया था। दिल्ली में लॉकडाउन के बीच एक तरफ जहां प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौट रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पिछले 55 दिनों से बाराखंबा रोड पर जरूरतमंदों को खाना खिलाया जा रहा है। बाराखंबा रोड थाने के पुलिस अधिकारी और जवान पिछले 55 दिनों से यहां पर खाना बांट रहे हैं। दावा ये किया गया कि रोज सैकड़ों लोग वहां से खाना पाते हैं और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जाता है। अफगानिस्तान के पक्तिया प्रांत में हुए एक आतंकी हमले में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आतंकियों ने सेना के एक ठिकाने को निशाना बनाकर इस हमले को अंजाम दिया, लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि बम सेना के कैंप से कुछ ही दूरी पर फट गया। लेकिन इस धमाके में कई लोग घायल हो गए, जिसके बाद जवानों ने तुरंत सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम शुरू किया। सेना की एम्बुलेंस में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। इस बीच पुलिस और सेना के जवानों ने घटना वाली जगह को घेर लिया। धमाका इतना जोरदार था कि उसकी वजह से वहां की सड़क उखड़ गई। आसपास के मकानों को भी काफी नुकसान पहुंचा। कई घरों की खिड़कियां भी उखड़ गईं। अधिकारियों ने बताया कि ये एक आत्मघाती हमला था और हमलावर ने खुद को पहले ही उड़ा लिया था, जिसमें सेना का एक जवान भी घायल हो गया। इस ताकतवर धमाके की जिम्मेदारी तालिबान के आतंकियों ने ली। वहीं अस्पताल में भर्ती सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई गई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पीपीई किट की जानकारी देने के लिए जुटे एसडीएम और दूसरे अधिकारी फोटो खिंचवाते दिखे। हैरानी की बात यह रही कि फोटो खींचने के दौरान एसडीएम ने अपना मास्क भी उतार दिया। एसडीएम को मास्क उतारता देख उनके बगल में ही खड़े सीएमओ ने भी अपना मास्क उतार दिया और फोटो खिंचवाने लगे। इससे पहले भी खजुराहो के एसडीएम स्वप्निल वानखेड़े चर्चा में रहे थे, जब उन्होंने कोरोना की वजह से क्वारंटीन किए गए संदिग्ध लोगों के घरों पर ताले लगवा दिए थे। स्पेशल ट्रेनों की वेटिंग टिकट बुक करने में रेलवे की लापरवाही का मामला सामने आया है। स्पेशल ट्रेनों में वेटिंग टिकट काटने की मंजूरी के साथ ही ये नियम भी बनाया गया कि फर्स्ट एसी में 20, एसी 2 टियर में 50 और थर्ड एसी में सिर्फ 100 वेटिंग टिकट काटी जाएंगी। लेकिन पहले ही दिन रेलवे ने थर्ड एसी में 500 से ज्यादा वेटिंग टिकट काटी, जो तय सीमा से काफी ज्यादा है। इसके अलावा फर्स्ट एसी और एसी 2 टियर में भी तय सीमा से ज्यादा वेटिंग टिकट काटी गई। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने अपना टिकट रद्द करवाया उनके हर टिकट पर भी 100 रुपए काटे गए। अपने ही द्वारा तय सीमा से ज्यादा वेटिंग लिस्ट की टिकटें काटकर रेलवे ने न केवल अपने ही निर्देशों का उल्लंघन किया है, बल्कि इससे मुसाफिरों को लाखों रुपए का चूना भी लगाया गया है। यूपी के औरैया में भीषण सड़क हादसे में 24 मजदूरों की मौत हो गई। 2 गाड़ियां दरअसल भिड़ गईं, जिसके बाद ये हादसा हुआ। ये भी बताया जा रहा है कि सभी लोग राजस्थान से बिहार और झारखंड जा रहे थे। राजस्थान से आ रहे थे, जा रहे थे। किससे एक्सीडेंट हुआ? टक्कर मार दिया गाड़ी में। कौन सी गाड़ी पे थे आप लोग? क्या हुआ? आपकी बोरे में। जी? आपकी बोरे में। अच्छा। क्या किसने भाई टक्कर? गाड़ी में पीछे से टक्कर मार दी, उसके बाद नीचे में पलट खा गया। उस ट्रक में कितने लोग बैठे हुए थे आप? हम लोग इसको देखेंगे कैसे इतने लोग जाते हैं एक गाड़ी में थे, और जैसा संज्ञान में आ रहा है कि ये दिल्ली से चले थे जाते हैं। एक गाड़ी दिल्ली से बताया जा रहा है जाते हैं, जो ये आपका डीसीएम था दिल्ली से चली थी, और दूसरी गाड़ी भी जाते हैं भरतपुर और जयपुर से जाते हैं। तो
अन्य राज्यों से भी जैसे लोग इस तरह से आ रहे हैं, इतनी संख्या में आ रहे हैं, जैसे ये सब हम कोई चीज़ों को सरकार करेंगे नहीं, जिससे कि किसी भी मजदूर या किसी को कोई दिक्कत ना हो। इन सभी बातों में जैसे हम आपको अवगत कराएंगे। संज्ञान में आया है जैसे जो ट्राला में थे ज़्यादा लोग जाते हैं, उसमें से झारखंड के कुछ लोग, कुशीनगर के, और इसके अलावा जाते हैं बंगाल के भी लोगों को, पश्चिम बंगाल के लोगों की भी जानकारी हुई कि इन लोगों का था। अभी हम विवरण जाते हैं जिला अस्पताल में जाकर के जाते हैं। दिल्ली से आए थे जी, वो ढाबे के पास के चाय में पी रहे थे, पीछे से एक बड़ा ट्रक जिसमें कि पूरे लदे हुए थे, राजस्थान साइड से आया, राजस्थान के नंबर है, उसमें कुछ लोग बैठे हुए थे, वो ट्रक पीछे से आके उनसे टकराया था, शायद ड्राइवर को जबकि अपनी कुछ चाहिए होगी, साइड में था, ट्रक से साइड में खड़ा हुआ था, हाईवे साइड में था, उसमें भी टकराने से घटना हुई। तो इसमें जो टोटल हुआ है इसमें 23 कैजुअलिटी हुई है, 15 को हमने सेपरेट रेफर करा जिनके ज़्यादा फ्रैक्चर है और माइनर फ्रैक्चर, माइनर उसके 20 लोग यहाँ एडमिट हैं हमारे, 20 लोग यहाँ एडमिट है और 15 लोग सेपरेट रेफर। 24 लोग तो ब्रॉड डेड आए हैं और 15 लोग रेफर हुए हैं और 22 लोग एडमिट हैं। ये राजस्थान से जा रहे थे, बिहार झारखंड की तरफ जा रहे थे। 15 लोग जो रेफर किए गए वो सफाई में हैं, गंभीर वाले।